नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़े बदलाव जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमें देखने को मिल सकते हैं। आसाम राइफल्स जो है ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। बेसिक्स से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि आसाम राइफल्स जो है इसके कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। लेटेस्ट खबर जो है वो क्या है आसाम राइफल्स के साथ जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें, और डायरेक्टर जनरल साहब ने क्या कहा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। इसी के साथ दोस्तों एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो बदलाव है कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है वो इस बात का भी इशारा करते हैं कि शायद आने वाले कुछ महीनों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में कुछ इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। शायद इसीलिए ये एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। आगे बढ़े उससे पहले वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। दोस्तों, लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी स्किल है जो हमारे जीवन के जितने भी अलग अलग डायमेंशंस हैं उन सारे के सारे डायमेंशंस के रूट्स को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड इट इज लीडरशिप। कुछ डिसीजंस हम लेते हैं, कुछ डिसीजंस हम नहीं लेते हैं, उनके पीछे भी लीडरशिप है। जिस जगह पर आज हम हैं उसके पीछे भी लीडरशिप है। जिस जगह पर हम पहुंचना चाहते हैं, क्या वहां पर हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज जो हैं वो डिसाइड करेगी। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो आप सीख सकते हैं। कुछ राइट मेथड्स अगर आप फॉलो करें तो आप इसको डे वन से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो चीजें आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिलता ही है, इज़न्ट इट? तो चलिए बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। आसाम राइफल्स की बात करें तो ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है ये डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, लेकिन हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं दे वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आपके लिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई भी तीन हमारे देश की सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई एक्सपेक्ट कि आप में से सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देने का प्रयास करेंगे। आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ राइट आंसर, मुझे जो आपके प्रयास हैं उससे मतलब है। अब आसाम राइफल्स जो हैं उसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक तो है बॉर्डर सिक्योरिटी, दूसरी चीज है काउंटर इंसर्जेंसी, यानी कि जो इंसर्जेंट्स हैं तो उनको काउंटर करना, उनको हंट डाउन करना, उनको मार देना, न्यूट्रलाइज करना, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये हो गए इनकी तीन बड़ी बड़ी ड्यूटीज। प्राइमरी ड्यूटी की बात करें तो मेन जो है वो आसाम राइफल्स की स्थापना जो है वो इसलिए हुई है ताकि इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है, इट्स नॉट स्थापना आई वुड से, लेकिन आई वुड से कि स्थापना तो इसकी बहुत पहले हो चुकी थी। मैं आई विल गिव यू द ईयर एज वेल, राइट? 1800 में इसकी स्थापना हुई थी, 1834 में। तो यहां पर आसाम राइफल्स जो हैं इसका अब जो एक लंबे समय से रोल रहा है दैट इज प्राइमरी ड्यूटी जो रही दैट इज इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है इसकी रक्षा करना। आई एम श्योर दोस्तों आप जानते हैं कि LAC जो है तो इस पर ITBP को डिप्लॉय किया जाता है। फिर हमारी जो LOC है इस पर BSF जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। वैसे ही ये जो इंडो म्यांमार बॉर्डर है तो इस पर आपको ये देखने को मिलती है आसाम राइफल्स। नाउ कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 46 बटालियंस हैं टोटल, और 65,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स जो हैं वो आसाम राइफल्स जो है उसके पार्ट हैं। इसमें से 20 बटालियंस जो हैं ये इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर को गार्ड करने का काम करती है, और बाकी की जो 26 बटालियन है, याद रखिए 46 की बात हो रही है तो उसमें से 20 यहां पर है, और बाकी की 26 जो है उसका मेन काम है काउंटर इंसर्जेंसी, और इसमें से 2 बटालियंस जो है तो इनको जम्मू एंड कश्मीर में भी डिप्लॉय किया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो 1834, जैसे मैंने आपको बताया, तो 1834 में इसकी स्थापना हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसने रोल प्ले किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी इसका एक रोल रहा है, और जब भी आर्मी को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है तो आसाम राइफल्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 1962 का जो वॉर हुआ तो उसमें चाइनीज सोल्जर्स के खिलाफ तवांग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, ये सारे अलग अलग क्षेत्रों में आसाम राइफल्स के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को धूल चखाई, राइट, उनके दांत खट्टे कर दिए। और इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ ना, तो गलवान क्लैश के बाद खास करके अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला जो रीजन है तो यहां पर हमारी इंडियन आर्मी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आसाम राइफल्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया था, राइट? तो दिस आर द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आसाम राइफल्स। अब लेटेस्ट खबर जो है उसकी बात करते हैं, राइट? लेटेस्ट जो न्यूज है उसमें क्या चीज हमें देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आसाम राइफल्स के साथ किया जा रहा है, राइट? क्रिटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं आसाम राइफल्स के उसको चेंज किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आसाम राइफल्स जो हैं इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी कन्वेंशनल रोल्स के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, और
कंटिजेंसीज के दौरान, यानी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, अगर कोई ऐसी लेट्स से के रिक्वायरमेंट आ गई, चाइना के साथ कुछ झगड़ा हो गया, चाइना के साथ कोई इश्यू हो गया, तो उस समय पर आसाम राइफल्स जो है वो तैयार रहनी चाहिए कि हमारी आर्मी जो है उसकी मदद करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो है आसाम राइफल्स के वहां पर पहुंच जाए। तो ये कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स जो है वो हमें शिलोंग से मिली। आसाम राइफल्स इंस्पेक्टर जनरल्स कॉन्फ्रेंस जो है ये शिलोंग में रखी गई थी, और ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है, और इसी के साथ साथ ये जो अभी मैंने एलएसी वाला टॉपिक बताया ना आपको, इसके बारे में भी डिस्कशन हुई। देयर आर प्लान्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 70% ऑफ आसाम राइफल्स, 70% of Assam Rifles soldiers for deployment along the LAC in the next few months in case of an imminent requirement। देखिए दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आसाम राइफल्स में कितने सोल्जर्स हैं मैंने बताया आपको, रफली आप समझ लीजिए 65,000 जितने सोल्जर्स हैं। तो ये 65,000 जो है ना, उसका 70% निकालिए आप, ये 70% सोल्जर्स जो हैं उनको ऐसे तैयार किया जाएगा कि जब चाहें, अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है एलएसी पर, राइट, तो उनको वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका मतलब यह भी है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर चाइना के साथ हो सकता है कि हमारा इश्यू जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। ये जो लेटेस्ट प्लान है आसाम राइफल्स का, इससे शायद एक तैयारी जो है वो भारत की सरकार, भारत की जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी से कर रही है, और इसका मतलब ये भी है कि अब भारत का फोकस जो है वो चाइना की तरफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और एलएसी जो है उसको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए भारत की सरकार जो है या फिर हमारा देश जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। एज वी ऑल नो कि पिछले 3 सालों के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है वो किए गए, बहुत सारे ऐसे मेजर्स भी उठाए गए। डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जो है तो उसने विजिलेंस जो है वो इंक्रीज किया है। इसके साथ जो एलएसी है तो इस पर जो ट्रूप्स का यानी कि सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट है तो वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। दिस इंडिकेट्स कि चाइना का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और गलवान के बाद के बड़े बड़े चेंजेस की बात करें तो देखिए, एक स्ट्राइक कोर होता है, राइट, स्ट्राइक कोर। तो स्ट्राइक कोर की जो प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि अगर बॉर्डर वाला जो क्षेत्र है तो यहां पर अगर दुश्मन जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई ऑफेंसिव करने की कोशिश कर रहा है तो ये ऑफेंसिव को न्यूट्रलाइज करना, राइट। लेट्स से कि ये हमारी बॉर्डर है तो चाइनीज सोल्जर्स जो है वो हमारे देश में घुसने की कोशिश करें, तो स्ट्राइक कोर जो है उसका मेन काम होगा कि इनको रोके, और इस रोकने के लिए अगर उनके ऊपर अटैक भी करना पड़े तो स्ट्राइक कोर जो है वो अटैक कर देगा। तो रीओरिएंटिंग 2 of its 4 strike corps for mountains facing China in 2021 and freeing the army from counter-insurgency roles in Northeast। भारत सरकार ने, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी आर्मी है तो वो काउंटर इंसर्जेंसी रोल्स में थी, तो यहां से इनको फ्री करके एलएसी पर डिप्लॉय किया गया। दूसरी चीज, जो हमारी जो ये 4 ऐसी स्ट्राइक कोर है ना, तो इसमें से 2 को तो चाइना के सामने जो माउंटेन्स पड़ते हैं या फिर चाइना फेसिंग जो माउंटेन्स है वहां पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि अगर कोई एडवर्सरीज यानी कि चाइना के सोल्जर्स, पीएलए के सोल्जर्स एंटर करने की कोशिश करें तो उनको वहीं पर हम ढार कर सके, राइट। तो इंडियन मिलिट्री जो है इट इज पुटिंग ग्रेटर फोकस ऑन चाइना, वी कैन क्लियरली से। अब दोस्तों कुछ एडिशनल चीजें मैं आपके साथ तो शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज अबाउट ए प्लान। अब देखिए, आसाम राइफल्स जो हैं उन्होंने नए वेपन्स, इसके साथ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिलिट्री व्हीकल्स, ये सारी चीजों को प्रोक्योर यानी कि खरीदा है, राइट। और ये इसी बात का इशारा है कि आसाम राइफल जो है वो अपने आप को वॉर के लिए तैयार कर रही है। इंडियन आर्मी और आसाम राइफल का हमेशा से एक कोलैबोरेशन रहा है, राइट। और ऑफ कोर्स हमारे देश की ही ये एक आर्मी है और एक हमारी पैरामिलिट्री है, तो दोनों एक दूसरे को ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो ऑपरेशनल प्लान्स जो हैं, खास करके आर्मी के जो ईस्टर्न कमांड के जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं, तो उसमें आसाम राइफल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास करके ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो रोल्स होते हैं तो उसमें आसाम राइफल जो है उसका नाम भी हमें देखने को मिलता है। और सालों से हमारी जो आसाम राइफल्स हैं आर्मी के साथ मिलकर अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस जो है वो करती आई है। अभी कुछ समय पहले ही माइन लेइंग और ऑफेंसिव रोल्स जो हैं इसको लेकर एक्सरसाइजेस जो है वो कंडक्ट की गई थी, और ज्यादा फोर्सेस जो हैं ये टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव बने, तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी की जाती है। ये भी एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। रही बात जो नई आइटम्स की, नई जो गेयर्स खरीदी है, तो उसमें 81 mm मोटार्स हैं, मीडियम ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, और इसके साथ पैसिव नाइट विजन गोगल्स हैं और हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स हैं। तो ये सारी चीजें, और ऑफ कोर्स गोलियां भी खरीदी है जिसको जनरली हम एम्यूनिशन कहते हैं, तो इसको भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में आसाम राइफल्स ने खरीदा है। डायरेक्टर जनरल जो हैं आसाम राइफल्स के, इनका नाम है LT यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर, राइट। लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर साहब जो हैं तो उन्होंने ये बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है हमारा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइना जो है ये म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे कुछ हमारे पड़ोसी देश जो हैं तो उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इकोनॉमिक मदद करके, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करके, डिप्लोमेटिक प्रेशर करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारे म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ये कुछ ऐसे
पड़ोसी देश हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इसके साथ साथ चाइना जो है उसके साथ भी ये बॉर्डर शेयर करते हैं. सो दैट्स द रीजन के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हमारी जो एक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इसमें भी नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली एक गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया. जो हमारा आसियान वाला क्षेत्र है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो वहां तक पहुंचने के लिए ये नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे ये एक गेटवे की तरह काम करते हैं. और इंडो पैसिफिक रीजन में भी अगर हमें एंटर होना है या फिर इंडो पैसिफिक में बड़ा रोल प्ले करना है तो उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट जो है आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इसका नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है. राइट, सो दिस आर द बिग चेंजेस दैट आसाम राइफल्स इज डूइंग. ये कुछ बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आसाम राइफल कर रही है. दोस्तों, ये लिमिटलेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम जो है इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी. राइट, एंड एक और चीज, जो 5th सेशन है इसका, इट्स गोइंग टू बी लाइव. इसके साथ जुड़ी हुई डिटेल्स जो है वो जल्दी आपको मिल जाएगी ऑन आवर चैनल. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.